नमस्कार साथियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं रुक्मिणी प्रकाशन के टेस्ट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने 9 टेस्ट को डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से जाकर उन सब वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो चैनल के प्ले लिस्ट से जाकर उन सब वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करेंगे। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, डिस्कस करते हैं टेस्ट नंबर 10 को। तो देखिए, इस टेस्ट में जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 50 तक के जो प्रश्न है वो मैथ और रीजनिंग के हैं, और आगे के जो भी प्रश्न है जीके और जीएस से संबंधित हैं। तो मैथ के जो भी सॉल्यूशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं जीके और जीएस के प्रश्नों को। पहला प्रश्न कहता है कि मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? तो ये होते हैं विषाणुओं के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और यदि बात करें विषाणु जनित रोग जो पशुओं में होते हैं, उसमें मुख्य रूप से मुंह और खुर की बीमारी होते हैं, उसके पास पशु प्लेग होता है, उसके बाद रेबीज। ये मुख्य रूप से विषाणु जनित रोग है पशुओं में, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करें पशुओं में जीवाणु जनित रोगों की, तो वो है गलघोटू रोग, लंगड़ा बुखार, उसके बाद छद्दार गर्भपात। ये सभी जो है मुख्य रूप से जीवाणु जनित रोग हैं पशुओं में। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वाट होता है। आप इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि अगर यदि आपके पास शक्ति है तो आप किसी की भी वाट लगा सकते हैं। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो गया? वाट हो गया। अगला प्रश्न है 53 नंबर कि डैश की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु के क्रमांक संख्या के अंतर के बराबर होती है। तो देखिए, जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वह परमाणु द्रव्यमान की संख्या और परमाणु क्रमांक संख्या के अंतर के बराबर होती है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54 कि विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है शक्ति, और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिट्टी के जड़ों के रेशों में पानी डैश की वजह से प्रवेश करता है? तो ये करता है परासरण की वजह से। परासरण के कारण ही जड़ों के रेशों में पानी का प्रवेश करना संभव हो पाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन सा है? तो हम देखेंगे कि प्राकृतिक रूप से सेव में, अमरूद में, पालक में, इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? तो मटर एक फलीदार पौधा है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फलीदार पौधा कौन है? मटर है। अगला प्रश्न है कि वह न्यूनतम ताप क्या है जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता है और जलने लगता है? तो उसे कहते हैं प्रज्वलन ताप। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बीमारी संक्रामक है? तो संक्रामक देखेंगे तो मधुमेह संक्रामक नहीं है, कैंसर भी संक्रामक नहीं है, उच्च रक्तचाप यानी बीपी ये भी संक्रामक रोग नहीं है, लेकिन प्लेग एक संक्रामक रोग है। और प्लेग जो है वो संक्रामक रोग है, और प्लेग जो है पास्चुरेला पेस्टिस बैक्टीरिया से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पश पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करता है? तो जो पश पीयूष ग्रंथि होता है वो ऑक्सीटोसिन स्रावित करता है। तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन स्रावित करता है। और ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से लेकर बच्चा जन्म लेने के बाद भी दूध के स्राव में बहुत ही सहायक भूमिका निभाता है ये ऑक्सीटोसिन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 61 नंबर कि संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा विटामिन स्रावित करती हैं? तो ये करती हैं इंटरफेरॉन। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इंटरफेरॉन। अगला प्रश्न है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन
डैश मौजूद होते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में मौजूद होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। परमाणु की सबसे सहायक बाह्य कक्षा में ये मौजूद होते हैं कौन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कोबाल्ट 60 का, तो करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। यदि बात करें हम लोग आयोडीन 131 की, तो आयोडीन 31 जो है वो थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? तो पेरिफेरा समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पेरिफेरा। और पेरिफेरा ये बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं जो साधारणतः चट्टान या किसी ठोस पदार्थ पर रहते हैं और इनके शरीर में किसी प्रकार की कोई उत्तक नहीं बनते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और सोडियम को याद रखेंगे आप कि सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो ये होता है वेग के विपरीत होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है? तो कुकुरमुत्ता जो है वो एक सेप्रोट्रोफ है, तो इसका करेक्ट आंसर कुकुरमुत्ता हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है, तो ध्वनि की पिच जो होती है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है, तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आवृत्ति। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, काइटिन। और कवक के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई है। तो उद्योगों में जो शक्ति की इकाई होती है वो होती है किलोवाट्स, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति क्या होगी? तो वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति 331 मीटर प्रति सेकेंड होती है, तो उसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग पारा में ध्वनि का जो गति है वो क्या होता है? तो पारा में आपको 1450 होता है। उसके बाद बात करें कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और जल की बात करें तो जल में 1483 होता है, समुद्री जल में 1533 होता है और एल्युमिनियम में 1420 होता है। आगे बढ़ेंगे, 73 नंबर प्रश्न है कि ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। तो ऑडोमीटर से हम लोग दूरी का मापन करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, दूरी। अगर बात करें हम लोग वायु में गति की, तो वायु में गति जो है वो एनीमोमीटर से मापी जाती है। और दिशा सूचक की बात करें तो दिशा ज्ञात करने वाला जो उपकरण होता है वो दिक् सूचक होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 74। एक व्यापक पद है जिसमें शरीर के भीतर घटित होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल हैं, तो वो क्या है? तो वो है चयापचय, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, चयापचय। चयापचय एक व्यापक पद है जिसमें शरीर के भीतर घटित होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है? तो पदार्थ का उदाहरण नहीं है, तो देखिए गुरुत्व जो है ना वो पदार्थ का उदाहरण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, गुरुत्व। अगला प्रश्न है स्टीरियोप्सिस में निम्न में से किस अंग से संबंधित विशेषता है? तो स्टीरियोप्सिस आंख से जुड़ी एक विशेषता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा आंख ए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 77 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी मादा
मादा मच्छर डेंगू वायरस के वाहक के रूप में कार्य करती है तो वो है मादा एडीज मच्छर। और एनोफिलीज मच्छर की बात करें तो मादा एनोफिलीज मच्छर है जो आपको मलेरिया रोग का वाहक होता है। तो इन दोनों को आप याद रखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य करने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह राज्य है तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, तमिलनाडु। अगले प्रश्न की बात करेंगे 79 कि निम्नलिखित में से क्या किसी चीज़ का बीजावरण बनाता है? तो बीजावरण कौन बनाता है? तो बीजावरण जो बनाता है वो आपको अध्यावरण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अध्यावरण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प ये सभी आपको ग्रीन हाउस गैस हैं, लेकिन ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को वायु प्राण आपको प्राण वायु भी कहते हैं। और ऑक्सीजन गैस की खोज जो की थी वो सर्वप्रथम स्वीडन के सीले नामक वैज्ञानिक ने 1772 में ऑक्सीजन की खोज करी थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। उसके बाद ये भी याद रखेंगे कि ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी? तो सीले नामक वैज्ञानिक ने 1772 में करी थी। अगला प्रश्न है कि पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वनस्पति विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 82 कि निम्न में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए स्मॉग ये वायु प्रदूषण से संबंधित है, अम्ल वर्षा ये भी वायु प्रदूषण से संबंधित है, और एस्बेस्टोसिस ये भी वायु प्रदूषण से संबंधित है, लेकिन यूट्रोफिकेशन ये वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर बात करें यूट्रोफिकेशन क्या होता है, तो जब झीलों जलाशयों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और जिसके कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो बहुत कम हो जाती है, तो वही होता है यूट्रीफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बढ़ी हुई हृदय दर को क्या कहा जाता है? तो बढ़ी हुई हृदय दर को टेकीकार्डिया कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, टेकीकार्डिया। अगला प्रश्न है कि रुधिर में सामान्य ग्लूकोज का स्तर क्या होता है? तो रुधिर में जो सामान्य ग्लूकोज का स्तर होता है वो 80 से लेकर 100 mg होता है। तो 80 से लेकर 100 mg करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ रोग होता है, ये भी आप जानते हैं, और नहीं जानते तो जानना चाहिए। और ये जो पेनक्रियाज होता है, तो पेनक्रियाज में जो लैंगरहैंस दीपिका से ही इंसुलिन का स्रावित होता है, और इसी इंसुलिन के कमी के कारण डायबिटीज़ यानी मधुमेह रोग होता है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है? तो बियर बनाने में आपको यीस्ट समूह के सदस्यों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कवकनाशी एवं प्रतिजैविक रसायन है जो डैश, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कवकनाशी एवं प्रतिजैविक रसायन है जो क्या काम करते हैं, ठीक ना। तो वो रोगजनक कवकों और जीवाणुओं को मारने का काम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, क्रमशः रोगजनक कवकों और जीवाणुओं को मारते हैं। झूम खेती है, तो झूम खेती क्या है? तो देखिए झूम खेती जो है वो काट और दग्ध खेती है, काट और दग्ध खेती है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत से मिलने वाली वह कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? यानी भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जो है ना वो जहरीला नहीं होता है? तो रसल वाइपर एक जहरीला सांप है, कॉच सल्की वाइपर ये भी एक जहरीला सांप है, लेकिन भारतीय सैल अजगर जो यानी पाइथन है ये जहरीला नहीं होता है, ये डंक नहीं मारता है, ठीक ना। और करैत ये भी एक जहरीला है। तो ये पूछ रहा है नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 89 कि जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं और मलाई उस पर ही रह जाता है तो पृथक्करण की यह प्रक्रिया
क्या कहलाती है? तो पृथक्करण की यह प्रक्रिया जो है वो निस्यंदन कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, निस्यंदन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 90 कि एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। तो उस समूह की बात करेंगे। तो देखिए, लोहे की कील, कांच की बोतल और स्टील मग और गत्ते का डब्बा जिसका पुनः चक्रण करके पुनः हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ है? तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की जो स्थापना हुई थी 1 मार्च 1948 को हुई थी। तो ये भी याद रखेंगे कि 1 मार्च 1948 को इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो नागपुर में है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की गई थी? तो की गई थी 1608 में सूरत में। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सूरत। और डेट याद रखेंगे आप, 1608 में। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र को जो लौह अयस्क की आपूर्ति होती है वो क्योंझोर से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंझोर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया, और ऑप्शन में एशिया नहीं है। तो इस ऑप्शन से ही हमको ढूंढना है। तो देखेंगे कि अफ्रीका जो है ना वो दूसरे नंबर पे आता है। तो अफ्रीका जो है वो दूसरा सबसे बड़ा महादेश है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगर बात करें ये क्रम की, घटते हुए क्रम की, तो सबसे पहले एशिया आता है, उसके बाद अफ्रीका आता है, तब उत्तरी अमेरिका, तब दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशियनिया। ये इसके क्रम हैं। तो ये भी क्रम आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो हम सभी जानते हैं कि सिख धर्म के सबसे पहले जो गुरु थे वो गुरु नानक देव थे, गुरु नानक देव। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो सिख धर्म के 10वें गुरु थे। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था और पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने ही करी थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बात करें हम लोग 8 जून की, तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। और बात करें 8 सितंबर को तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 10 नवंबर की बात करें तो शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अपने राज्य में मुख्यमंत्री वरीयता तालिका के आधार पर निम्न में से किसके समकक्ष होता है? तो वो होता है कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर देखें कि भारत का जो किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो वरीयता तालिका के क्रम में वो 7वें नंबर पे आता है। कब कहाँ आता है? 7वें नंबर में। अगर वहीं दूसरे राज्य में वो अगर मुख्यमंत्री जाता है, जैसे बिहार का मुख्यमंत्री है और आपको उत्तर प्रदेश में चला जाता है, तो वरीयता सूची में 8वें क्रम पे चला जाएगा और अपने राज्य बिहार में वो 7वें क्रम में आएगा। और 7वें क्रम में कौन कौन से पद आते हैं उसकी अगर बात करें तो वो आते हैं केंद्र के आपको कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, उसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के जो नेता होते हैं वो वरीयता क्रम में आपको 7वें नंबर पे आते हैं। ये ध्यान में आप रखना है आपको। अगला प्रश्न है 98 नंबर कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो वे थे चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद। और इसकी स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली में करी थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की, ठीक ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और बी.डी. सावरकर की बात करें तो अभिनव भारत से संबंधित है बी.डी. सावरकर। वरेंद्र नाथ घोष की बात करें तो वरेंद्र नाथ घोष अनुशीलन समिति से संबंधित है। ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्यों का अवरोही क्रम ज्ञात करना है आपको। तो बिहार देखेंगे, बिहार सबसे अधिक 1106 के साथ सबसे 1 नंबर पे आता है।
उसके बाद पश्चिम बंगाल 1028 के साथ आता है। उसके बाद हम बात करें केरल की, तो केरल का 860 होता है। उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश 828, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 100 नंबर प्रश्न है कि शिवाजी एवं राजा जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इन दोनों के बीच जो पुरंदर की संधि हुई थी वो 1665 ईस्वी में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि महासागरों की सतही जल का जो औसत तापमान रहता है वो लगभग कितना होता है? तो ये होता है 17 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 17 डिग्री सेल्सियस। 102 नंबर प्रश्न है कि वित्तीय आपात की घोषणा को कितने अवधि के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित होना आवश्यक है? तो 2 माह के अंदर उसकी घोषणा के बाद, यानी वित्तीय आपातकाल की घोषणा के 2 माह के अंदर ही आपको दोनों सदन, संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और आपको लोकसभा दोनों से इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। और यदि बात करें वित्तीय आपातकाल की, तो वित्तीय आपातकाल के संबंध में एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि अब तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। और वित्तीय आपातकाल जो है वो भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी ध्यान में आप रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस शासनकाल में हुई थी? तो दीवाने बंदगान ये आपको फिरोज शाह तुगलक के काल में हुई थी। और फिरोज शाह तुगलक के पास ही सबसे अधिक गुलाम थे और इनकी संख्या लगभग 1,80,000 थी। और फिरोज शाह तुगलक को आप, तुगलक का जो काल था उसमें सबसे अधिक नहर और नहरों का निर्माण हुआ था और सबसे अधिक बाग लगवाने वालों में भी ये आपको फिरोज शाह तुगलक शामिल है। इन सभी को भी याद रखेंगे। उसके बाद एक चीज़ और याद रखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगवाया था। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम डाहिया कहाँ पर है? तो डाहिया जो है नाम स्थानांतरित कृषि यानी झूम खेती का, झूम कृषि का, तो ये है आपको मध्य प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष करी गई थी? तो ये करी गई थी 6 अप्रैल 1948 को। 6 अप्रैल 1948 को पहली प्रथम औद्योगिक नीति। और द्वितीय औद्योगिक नीति की बात करें तो 1956 में आया था। तो प्रथम आपको 1948, द्वितीय 1956, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर, ये प्रथम पूछ रहा है तो आपको 48 हो जाएगा, दूसरा पूछता तो 1956 हो जाता। अगला प्रश्न है कि भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो कॉर्नवालिस जो है वो 1793 में इस व्यवस्था को लागू किया था, अस्थायी बंदोबस्त को। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कॉर्नवालिस। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल निम्न में से क्या होता है? तो भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी होता है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 108 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सबसे बाद में प्रधानमंत्री पद पर आए थे? तो एच डी देवगौड़ा की बात करें तो एच डी देवगौड़ा आपको 1996 में प्रधानमंत्री बने थे, 96 में। उसके बाद आई के गुजराल ये 1997 में बने थे, 1997 में ये प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद बात करें पीवी नरसिंहा राव की, तो ये 1991 में प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद चंद्रशेखर की, तो चंद्रशेखर 1990 में प्रधानमंत्री बने थे, 1990 में। अब प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे बाद में कौन आया? तो सबसे बाद में कौन आया? सबसे बाद में देखिए 97 आई के गुजराल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 109 नंबर प्रश्न कि मार्मागुआ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो मार्मागुआ जो बंदरगाह है वो गोवा में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपको, गोवा। और मार्मागुआ बंदरगाह लौह अयस्क निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न है 110 कि राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का जो आपको पदावधि है वो आपको जिक्र है उसका। तो करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो आपको
28 में जो साइमन कमीशन आया था वो भारत शासन अधिनियम 1919 में जो प्रावधान था उसी के समीक्षा के लिए आयोग का गठन किया गया था। तो उसमें मुख्य रूप से था प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए यह आपको आया हुआ था। तो ये आप याद रखेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 112 कि भारत में निम्न में से किस राज्य का कोई समुद्री तट रेखा नहीं है। तो देखिए गुजरात ये समुद्री तट रेखा से जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ये सभी है, लेकिन तेलंगाना जो है वो एक भूमिबद्ध राज्य है, तो ये समुद्री तट रेखा इसके पास नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने आत्मकथा तुजुके जहांगीरी किस भाषा में लिखी थी। तो मुगल बादशाह जहांगीर ने तुजुके जहांगीरी जो लिखी थी वो फारसी भाषा में लिखी थी। किस भाषा में? फारसी भाषा में। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और यहीं से एक प्रश्न और याद रखेंगे कि बाबर ने जो अपने तुजुके बाबरी लिखा था आत्मकथा, वो तुर्की भाषा में लिखी थी। तो तुजुके जहांगीरी फारसी में और तुजुके बाबरी वो आपको तुर्की में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से जुड़ा हुआ है। तो वह है जॉन लॉरेंस। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका महादेश के एक प्रमुख देश ब्राजील की राजधानी कहाँ है। तो ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, ब्राजीलिया। और ब्यूटन आयर्स की बात करें तो ये आपको अर्जेंटीना की राजधानी है। और बात करें हम लोग सेंटियागो की तो ये चिली की राजधानी है। और क्यूटो जो है वो इक्वाडोर की राजधानी है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वुड डिस्पैच निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था। और इस ये जो वुड डिस्पैच है इसी को हम लोग भारत का शिक्षा क्षेत्र के अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा से संबंधित था। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आने वाले इब्न बतूता किस देश का था। तो इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का रहने वाला था और उसकी प्रसिद्ध पुस्तक रहला के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से किस स्थल से हल की टेराकोटा प्रतिकृति प्राप्त हुई थी। तो वो हुई थी बनवाली से। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा, बनवाली। अगला प्रश्न है कि कालबेलिया नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है। तो कालबेलिया जो रोग है, भले रोग कर रहे हैं मैं, नृत्य है, वो आपको राजस्थान राज्य से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो व्यवस्थित करना है आपको। तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 1919 की घटना है। 1919 की घटना है। आपको भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और ध्वज सत्याग्रह जो हुआ था वो 1923 में हुआ था, 1923 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, 1920 में हुआ था। तो देखेंगे तो 1 4 3 2 1 4 3 2 ये इसका क्रम हुआ। तो 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेवी से क्या तात्पर्य है। तो सेवी का जो फुल फॉर्म पूछ रहा है ये, तो सेवी देखिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। और सेवी का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और सेवी की जो स्थापना है वो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। तो ये भी याद रखेंगे कि 1988 में स्थापना और इसका मुख्यालय मुंबई में। और इसका जो फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है। तो जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां जो राज्य है वो बिहार है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। तो ये रखा गया था आपको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। ठीक है। अगर बात करें हम लोग 41वां संविधान संशोधन की, तो 41वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। वो राज्य
लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु जो थी वो 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करी गई थी 41वां संविधान संशोधन में। और 31वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये 1973 में हुआ था और इसमें लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 करी गई थी। और 42वां संविधान संशोधन की बात करें तो इसको हम लोग लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें बहुत सारे चीज़ हैं तो इसमें बताना संभव नहीं है, अब देखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना डैश में स्थित है। तो कोसी बाढ़ एवं नियंत्रण सिंचाई परियोजना बिहार में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा, बिहार। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है 125 कि इनमें से कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है। तो इसमें समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाली जो पानी है ये आपको सुनामी का संकेत देती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पक्षाभ शब्द से क्या तात्पर्य है। तो पक्षाभ जो मेघ होता है वो सबसे ऊंचाई पर मिलने वाला मेघ होता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक बादल सबसे ऊंचाई, सबसे ऊंचा बादल होता है ये, ठीक ना, पक्षाभ। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 54 में। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 54। अगला प्रश्न है कि मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य कितना है। तो यह है आपको 12,000 हॉर्स पावर। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 129 कि कांडोली उत्सव डैश में आयोजित की जाती है। तो कांडली महोत्सव है जो है वो आपको पश्चिम बंगाल से संबंधित है, यानी पश्चिम बंगाल में आयोजित की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर आपको चुनना है। तो नामदेव जो है एक दर्जी थे, नामदेव एक दर्जी थे, कबीर जुलाहा थे, रविदास एक मोची थे और आपको सेन जो है वो नाई थे। तो इसका क्रम जब देखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 2 3 2 4 1 3 2 4 1। देखते हैं 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्न में से बिहार राज्य के किस भूभाग में पहाड़ियाँ एवं टेकारियाँ पाई जाती हैं। तो गंगा के दक्षिणी मैदान में ये पहाड़ियाँ और टेकारियाँ पाई जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार के किस क्षेत्र में नीस शिस्ट तथा ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता पाई जाती है। तो आपको दक्षिण गंगा के मैदान के दक्षिणी सीमांत क्षेत्र में आपको ये नीस शिस्ट और ग्रेनाइट के चट्टानों की बहुलता पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दल परिवर्तन के आधार पर सदन के किसी सदस्य की निहरता संबंधी प्रश्न का निर्णय करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है। तो संबंधित जो सदन होता है उसके अध्यक्ष और या सभापति के पास ये अधिकार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 134 कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 79, यानी दोनों में है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान संशोधन से संबंधित है। तो समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया था 2019 में, तो इसी से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। तो कुशल सिंचाई से हम लोग कृषि में उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, गुणवत्तायुक्त बीज का प्रयोग करके, उसके बाद कीटनाशकों का प्रयोग करके हम लोग कृषि में उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं। तो ग्रेनाइट चट्टानें जो होती हैं वो आग्नेय प्रकार की चट्टानें होती हैं। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अफीम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। तो अफीम युद्ध जो है वो ब्रिटेन और चीन के बीच में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटेन और चीन। और ये युद्ध जो हुआ था वो आपको 1839 से लेकर 1842 के बीच में लड़ा गया था, 1839 से 1842 के बीच में। अगला प्रश्न है
कि 1937 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा निर्विवाद था, यानी कौन निर्विवाद रूप से चयनित हुए थे आपको विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, तो वे हुए थे रामदयालु सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रामदयालु सिंह। अगला 40 कि निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है, तो सही कथन आपको चुनना है। तो देखिए क्या कहता है कि दक्षिणी सीमांत क्षेत्र के क्वार्जार चट्टानें सूकर पीठ के रूप में विकसित हुई, बिल्कुल सही है। कहता है कि सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करती है, ये भी आपको सही है, ऑप्शन है। और है कि कैमूर के पठार में बलुआ पत्थर प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। यानी तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मई 2023 में किस देश के विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे थे, तो वे रहे थे आपको इजराइल के विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे थे, तो उसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग के लेखक कौन है। द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग के लेखक जो है वो बॉब डायलॉन है, तो करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा, बॉब डायलॉन। अगला प्रश्न है कि कौन सा खंड भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया है, तो वो बन गया है गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है आपको इंदौर में, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज किस राज्य या संघ राज्य में करी गई है, तो ये करी गई है आपको जम्मू कश्मीर में, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन का कौन सा संस्करण फिजी में आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है आपको 12वां संस्करण, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आर्टेमिस तृतीय मिशन के लिए नासा द्वारा किस कंपनी को अंतरिक्ष यात्रियों हेतु स्पेस सूट बनाने का काम सौंपा गया है, तो ये सौंपा गया है एक्जियोम स्पेस कंपनी को, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आहार 2023 एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है आपको नई दिल्ली में, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और यह आपको 14 मार्च से लेकर 18 मार्च के बीच में दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि 19 अप्रैल 2023 को G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव सभा का सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है आपको धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियन 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो ये जीता है भारत के अमन सहरावत ने, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, अमन सहरावत। इस प्रकार ये टेस्ट खत्म हुआ। अच्छा लगा हो टेस्ट डिस्कशन अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।